बच्चों, हम लोग शीत युद्ध का दौर अध्ययन कर रहे थे और इसमें अभी हम अध्ययन कर रहे हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। उसमें जो है दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में हमने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था, और जिसमें आपने नाटो और वार्सा संधि के बारे में अध्ययन किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित पर होता था। अर्थात महाशक्तियाँ ये देखती थी कौन कौन से देश छोटे हैं और उनके पास क्या चीज़ें, प्राकृतिक संसाधन कितने ज़्यादा हैं। अर्थात उसी हिसाब से वो एक दूसरे को अपनी ओर मिलाने का प्रयास करती थी। महाशक्तियों की इस तनातनी में पूरा यूरोप जो है वो युद्ध का अखाड़ा बन चुका था, और कुछ मामले में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया कि वो डर के मारे हमारे देश में या हमारे गुट में शामिल हो जाए। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी इसका एक उदाहरण भी है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी किया, और इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति भी देखने को मिली। और ये भी देखा गया कि सोवियत संघ की सेना जो है अपना प्रभाव जमाने के लिए यूरोप में पूरी ताकत उसने लगा दी। यूरोप का पूरा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जो है सोवियत संघ के दबदबे में था, और पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई तथा पश्चिमी एशिया में अमेरिका के गठबंधन ने अपनी ताकत को आजमाया। मतलब पूरा यूरोप दो हिस्सों में बट चुका था। इन संगठनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। गठबंधन को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन को सेंटो कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों को, जैसे उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया, इराक, इनके साथ भी अपने संबंध को उसने मजबूत किए। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों में बढ़ जाने का खतरा मंडरा रहा था, और पूरा विश्व जो है दो गुटों में बढ़ भी चुका था। और इसमें देखा गया कि ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग औपनिवेशिक शासन के चंगुल से मुक्त हुए थे, जैसे भारत हुआ था। तो इनको इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हम अपनी आज़ादी फिर से खो दें। इसलिए ये जो है बड़ी तेज़ी से अपना विकास करना चाह रहे थे। और चीन जो है 1950 के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से उसकी अनबन हो गई, और 1969 में इन देशों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर एक छोटा सा युद्ध भी हो गया था। किसके बीच में? सोवियत संघ के बीच में और चीन के बीच में। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। अर्थात 1950 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, उसका अपना संविधान बन चुका था, लागू हो चुका था, तो भारत ने सोचा अब हम किसी एक देश की ओर जाएंगे तो वो हम दूसरे देश से हमारी दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए उसने बीच का एक रास्ता निकाला था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कोई झगड़े लड़ाई वाला या युद्ध करने का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसका नाम ही था कि दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का आंदोलन। अर्थात अलग रह के हम अपना विकास करेंगे, किसी की तरफ नहीं जाएंगे। तो इससे दुनिया के और भी देश प्रभावित हो रहे थे, वो भी चाह रहे थे कि महाशक्तियों की ओर न जा करके गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन जाए। तो निरपेक्ष आंदोलन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत चाह रहा था कि ऐसे में वो किसी महाशक्ति के साथ न जाए, क्योंकि अगर एक के साथ जाता है तो दूसरा उसका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना की बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर बन चुकी थी कि एशिया और अफ्रीका में, और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। मतलब पूरा यूरोप दो भागों में बढ़ चुका था, और रूस, अमेरिका इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे कि कहीं भी इनका कोई मुकाबला नहीं था। ऐसे में हमें समझने की ज़रूरत थी कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे, जैसे महत्वपूर्ण संसाधन, तेल और खनिज,
जिन छोटे देशों के पास होते थे, महाशक्तियाँ क्या करती थी, उन्हें अपने साथ जोड़ने मिलाने की कोशिश करती थी। तो छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के लिए बड़े काम के थे, क्योंकि उनके पास तेल और खनिज संसाधन थे। तो महाशक्तियाँ चाहती थी उन्हें अपनी तरफ मिला लें, तो वो उनका सामान भी हमारा हो जाएगा। भू क्षेत्र, यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। मतलब दूसरे देशों से मार करने के लिए किसी देश को अपना निशाना बनाना चाहती थी कि दूसरे देश के पास उसके नज़दीक पहुँच जाएं और वहाँ पर क्या करें, अपने हथियार वगैरह जमा करके रखें। सैनिक ठिकाना बनाने के लिए, दूसरे देशों के साथ जासूसी करने के लिए भी वो चाहती थी कि छोटे देश का इस्तेमाल किया जाए। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। तो उन देशों, छोटे देशों को आर्थिक मदद मिल जाया करती थी। तो ये सब कारण ऐसे थे जिसके वजह से महाशक्तियाँ जो है चाहती थी कि छोटे देशों को पहले अपने में शामिल किया जाए और उनके संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल होने के कारण जो है वो अपनी दूसरे मतलब महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने के कारण जो है छोटे देश जो हैं वो अपनी कोई भी निष्ठा या भक्ति या ये कह लीजिए अलग से उनका कोई भी विचार या शक्ति सब निष्प्रभावी था, कुछ भी नहीं चलता था, क्योंकि वो सब कुछ महाशक्तियों के इशारे पर ही होता था। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकते थे कि उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी, ये किसके और इशारा करते हैं, उदारवादी, लोकतंत्र, पूंजीवादी, ये सब कुछ किसके लिए था, अमेरिका के लिए था। समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। ये समाजवाद और साम्यवाद जो था ये रूस के लिए था। तो लोग सोचते थे कि लोकतंत्र और पूंजीवाद जो है वो ज़्यादा बेहतर है। समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। मतलब लोग ये मानते थे कि अमेरिका जो है वो रूस से ज़्यादा बेहतर है। शीत युद्ध का दौर, इसमें अब हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी उसमें एक था, शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। मतलब क्यूबा मिसाइल संकट चरम सीमा पर तो आ गया था लेकिन युद्ध नहीं हुआ, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध होने से टल गया। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया में 1950 से 53 में, बर्लिन में 1958 से 62 तक, कांगो में 1960 के दशक में के शुरुआत में कई जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति भी आ चुकी थी। मतलब रूस और अमेरिका के बीच में संकट गहराता गया, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब इस शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी गुटों में बटे देशों के बीच में संकट के अवसर आए और युद्ध हुए या फिर उसे होने की संभावना भी बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। मतलब आमने सामने दोनों आ गए, रूस और अमेरिका, लेकिन लोगों ने संयम से काम लिया और युद्ध को रोका। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, इन जगहों पर व्यापक रूप से धन जन की हानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। मतलब थोड़ी बहुत चुटपुट घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन व्यापक रूप से युद्ध नहीं हुआ। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद भी जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच में गलतफहमियां भी बढ़ी। मतलब आपस में जो बातचीत का जरिया था वो भी नहीं हो पाया, तो इनकी आपस में गलतफहमी भी बढ़ गई। ऐसी स्थिति में ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्ष और कुछ गहन संकटों को टालने में
गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। मतलब रूस और अमेरिका को समझाने के लिए बाहरी देशों ने भी बीच की भूमिका निभाई, उसे समझाने के लिए। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। तब तक भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी और बहुत सारे इसके सदस्य भी बन चुके थे देश। तो इन लोगों ने क्या किया कि रूस और अमेरिका को समझाने का प्रयास किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे आगे गिना जाता है, क्योंकि उसकी स्थापना करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू ने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच भी मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कई देशों के बीच में सुलह कराने के लिए बीच की भूमिका निभाई थी। यह बात भी उभर कर सामने आई कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। तो जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन बीच की भूमिका निभाते थे, तो महाशक्तियां ये समझ जाती थीं कि किसी भी तरह से युद्ध को टालना हर हाल में जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ता चला गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था। मतलब जैसे जैसे युद्ध लोग सोचते थे होगा, लेकिन होता नहीं था और लोगों ने संयम से काम लेना शुरू कर दिया था। युद्ध को टालने का प्रयास लोग करने लग गए। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच में गठबंधनों की प्रतिद्वंदिता समाप्त होने लग गई थी। मतलब रूस और अमेरिका के बीच में जो आपस में प्रतिद्वंदिता थी वो समाप्त होने लग गई थी युद्ध की। वैसे प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध वाली जो बात थी वो समाप्त होने लग गई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति लोगों प्रति शक की हालत में शंका की हालात में दोनों देशों ने भरपूर हथियार भी जमा कर लिया। मतलब रूस ये सोचता था अमेरिका के पास बहुत सारे हथियार होंगे और अमेरिका सोचता था रूस के पास होगा। इसी के होड़ में दोनों ने छुप छुप करके बहुत सारे हथियार जमा कर लिए। अब दोनों देशों के पास जो है हथियारों का जखीरा जमा हो चुका था और जखीरों को युद्ध से बचे रहने के लिए भी जरूरी था कि उसे बचा करके रखा जाए। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद भी युद्ध हो सकता है, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई भी एक देश दूसरे देश की हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। मतलब लोग एक अनुमान ही लगाते थे, उसके पास बहुत होगा, उसी चक्कर में लोग बनाते रहे हथियार। दोनों देश एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी उठता था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। मान लीजिए कि अमेरिका ने बहुत सारे परमाणु हथियार जमा करके रखे हैं और कोई गलती से उसमें चल गया तो फिर नुकसान किसका होगा, अमेरिका का होगा। लेकिन गलतफहमी किस पर होगी, रूस पर होगी। तो अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारत कर दे या युद्ध करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल भी उनके मन में उत्पन्न होते थे दोनों देशों के बीच में। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देशों के नेताओं को कैसे ये पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र है या दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। तो मतलब ऐसी दुर्घटना होने का भी लोगों के मन में शंका होता था। फिर ये भी सोचते थे कि अगर ऐसा होता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह काम किसका है। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने का, आपस में सहयोग करने का फैसला किया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के रूस और अमेरिका ने बाद में ये सोचा कि क्यों ना हम इस ऐसी चीज़ों को अब बनाना बंद कर दें, और उसके लिए उन्होंने एक फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जाएगी। मतलब अब कोई भी देश न तो हथियार बनाएगा परमाणु हथियार, और ना ही उसके ऊपर परीक्षण करेगा, और ना ही उसे अब अपने पास रखेगा, अर्थात बनाना ही नहीं है। यह फरमान उन लोगों ने 1960 के उत्तरार्ध में जो है सबके सामने रखा और इसके संबंध में 3 अहम समझौते किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी।
इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। मतलब अपने पास तो उन्होंने पहले से बना करके सब जमा कर लिया, और जब अपने पास जमा कर लिया तो दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया कि अब कोई ऐसे हथियार ना बनाएगा, ना ही उसका प्रयोग करेगा और ना ही अपने पास रखेगा। जिसमें से ये 3 हैं, ये अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन में भी आते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि। ये 3 संधियां उन्होंने की, और जिसमें इन्होंने इस बात को रखा कि कोई भी देश अब ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही उसका प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा।